बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 फिजिक्स बुक के यूनिट 14 के लेक्चर नंबर 1 को कवर करने जा रहे हैं। और ये यूनिट जो 14 है ऑप्टिक्स, इसमें आज हम इसके दो आर्टिकल 14.1 और 14.2 विच इज़ अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शंस ऑफ ऑप्टिक्स के। ऑप्टिक्स बेसिकली हम कह किसे रहे हैं। अगर हम ऑप्टिक्स को डिफाइन करें तो सबसे पहली जो बात है कि ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। आपको पता है कि फिजिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस हैं और फिजिक्स इटसेल्फ साइंस की ब्रांच है। तो साइंस की ब्रांच है फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर फिजिक्स को हमने फर्दर कैटेगराइज कर लिया है इनटू डिफरेंट ब्रांचेस ताकि उसको स्टडी करना हमारे लिए इजी हो। तो उनमें से एक ब्रांच हमारे पास है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं लाइट को, कि लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, लाइट है क्या, लाइट ट्रैवल कैसे करती है, और लाइट जो डिफरेंट फिनोमेना शो करती है जिसमें रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डायफ्रैक्शन है। तो ये जो डिफरेंट फिनोमेनास लाइट शो करती है, ये डिफरेंट फिनोमेनास क्या हैं बेसिकली। अच्छा, अगर आपके ज़हन में ये क्वेश्चन है कि हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो इसकी स्टडी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इट हेल्प हाउ वी सी थिंग्स। ये हमारी मदद करती है ऑप्टिक्स कि हम चीज़ों को जो देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो डिफरेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें मिरर है, लेंसेज हैं, आई ग्लासेस हैं, कैमराज हैं, माइक्रोस्कोप्स हैं, ये सारे के सारे लाइट के ऊपर लाइट के ऊपर बेस करते हैं। यानी इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो लाइट है, और लाइट ही की मदद से ये ऑपरेट होते हैं। इवन ह्यूमन आई जो है वो भी लाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें लाइट को स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी हम इन चीज़ों के बारे में अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर ऑप्टिक्स ना हो तो वी वुड नॉट हैव टेलीस्कोप टू लुक एट स्टार और माइक्रोस्कोप टू स्टडी सेल्स। यानी ना तो हम स्टार्स को देख पाएंगे और ना ही हम सेल की स्टडी कर पाएंगे अगर हम लाइट की स्टडी ना करें। अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। डियर स्टूडेंट, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं 14.1 आर्टिकल को विच इज़ अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। यहाँ देखें कि जैसा कि आप डेली लाइफ में अपने आप को मिरर के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, मिरर के अंदर देखते हैं, तो यहाँ हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। किस तरह से रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है? यहाँ देखें कि हमारा जो इमेज है जो मिरर के अंदर बना हुआ है, जब लाइट रेज इसके ऊपर आकर स्ट्राइक करती हैं और ये बाउंस बैक करती हैं, तो हमारी आंखें जो हैं वो इन लाइट रेज को कैप्चर कर लेती हैं, जिसकी वजह से यहाँ हमें मिरर के अंदर जो है हम अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मिरर के अंदर जो हम अपने आप को देखते हैं इट्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ इसको लिख भी सकते हैं कि लुकिंग इन अ मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके साथ एक और एग्जाम्पल भी है कि अक्सर जब हम रीडिंग करते हैं या डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ भी रिफ्लेक्शन देखने को हमें मिलती है। अब यहाँ किस तरह से रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है? देखें कि ये जो लाइट सोर्स से लाइट रेज आ रही हैं, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती हैं। जब जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे होते हैं, जैसे यहाँ बुक है और ये बच्चा इस बुक को रीड कर रहा है, तो जब ये लाइट रेज आकर इसके ऊपर पड़ेंगी, इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगी, तो ये बाउंस बैक होंगी। इस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को ही हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब ये बाउंस बैक होंगी तो इसकी आईज इन लाइट रेज को कैप्चर कर लेंगी, जिसकी वजह से हमें ये ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ही की वजह से हम रीड कर सकते हैं या डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो हमारे इर्द गिर्द हैं उनको देखते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको भी आप यहाँ लिख सकते हैं अपने पास कि लाइट फ्रॉम अ बल्ब और अ सन फॉल ऑन द पेज, रिफ्लेक्ट ऑफ द पेपर एंड इंटर योर आइज, दैट्स हाउ यू आर एबल टू रीड। तो ये सारी बात आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि हम मिरर में अपने आप को देखते हैं बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड रीडिंग ऑफ बुक इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद अब हम चलते हैं रिफ्लेक्शन को डिफाइन करने की तरफ। पहले हमने एग्जाम्पल की मदद से इसको समझा। स्टूडेंट, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन लिखने से पहले हम इसको इसकी थोड़ी एनिमेशन देख लेते हैं ताकि हमें इसको समझना आसान हो। तो यहाँ देखें कि ये हमारे पास लाइट रेज जो हैं वो आ रही हैं और ये नीचे हार्ड सरफेस या एक स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ रही हैं। पड़ने के बाद ये बाउंस बैक कर रही हैं। तो लाइट रेज
ये रेयर मीडियम है हमारे पास, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती हैं, अगर वो बाउंस बैक हो जाएं पहले मीडियम में, दोबारा पहले मीडियम में वापस आ जाएं, तो इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। सिंपली आप इसको यूं समझ सकते हैं कि जिस तरह हम जो एक बॉल है उसको वॉल के ऊपर जब जोर से मारें तो वो बाउंस बैक हो जाती है, वापस आ जाती है बॉल। बिल्कुल इसी तरीके से जब लाइट रेज किसी दूसरे मीडियम के ऊपर फॉल हो और वो बाउंस बैक हो जाएं, वापस आ जाएं, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। तो इसको हम इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो यहाँ यही लिखा है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो पहला, इसके दो पार्ट हैं, दो इसके पार्ट हैं। इसमें जो पार्ट नंबर 1 है वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है। इसको समझें इस फिगर से कि ये स्टूडेंट पहले इसकी टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड कर लें, देन आप इसको इस लॉ को अंडरस्टैंड इजीली कर लेंगे। तो देखें कि ये जो हमारे पास येलो लाइन आ रही है, ये रे को रिप्रेजेंट कर रही है, लाइट रे को, जो कि स्ट्रेट बिल्कुल आ रही है। इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, यानी ये जो लाइट रे आकर स्ट्राइक करेगी किसी दूसरी सरफेस के ऊपर, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और ये जो एंगल बनाएगी नॉर्मल लाइन के साथ, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। ये इसको आई से रिप्रेजेंट किया गया है, इंसिडेंट एंगल। ये नॉर्मल लाइन क्या है? नॉर्मल लाइन ऐसे समझें कि अगर आपके पास बुक हो और बुक के ऊपर आप क्या करें, एक पेंसिल को खड़ा कर दें, तो ये जो पेंसिल होगी वो बुक के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो पेंसिल को हम कहेंगे कि ये नॉर्मल है। तो इस तरह एक लाइन लगानी है जो इस नीचे सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, इसको हम कहेंगे नॉर्मल लाइन। तो जो इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अच्छा, लाइट रे आई इस सरफेस के साथ, इसने जो है वो स्ट्राइक किया और ये बाउंस बैक हो गई, वापस जा रही है। तो लाइट रे जो वापस जाती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इस रे को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसमें ये कहा जा रहा है पहले पॉइंट में कि इंसिडेंस एंगल जितना होगा इतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये दोनों एंगल सेम होंगे। ये कहा जा रहा है इस पहले पॉइंट में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करें, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसको याद कर लेते हैं लेकिन वो इसका मतलब समझते नहीं है। इसमें यह है कि इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है और इसको हम समझते हैं फिगर की मदद से। ये देखें कि ये हमारे पास जो रे है, जैसे मैंने अभी कहा, जो आकर स्ट्राइक करती है, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। अब इस प्लेन को ना यहाँ मैं समझाता हूँ एक डिफरेंट एग्जांपल से। यूं समझें कि जिस तरह एक लीजर्ड है, ये प्लेन को आप समझें वॉल और लाइट रे को समझे लीजर्ड। अब लीजर्ड जो है वो इस वॉल के साथ आती है, वॉल के साथ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। नीचे जब ग्राउंड पे पहुंचती है तो अब ये दोबारा वापस ऊपर जा रही है, लीजर्ड ऊपर जा रही है। तो ये जो लीजर्ड ऊपर जाएगी तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो वॉल को छोड़ दे। लीजर्ड वॉल के साथ ही ऊपर जा सकती है, वॉल के बगैर तो वो ऊपर कैसे जा सकती है? वो फ्लाई तो नहीं कर सकती लीजर्ड। तो यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो इस दीवार को छोड़कर ऊपर जाना है, उसने लीजर्ड ने दीवार को छोड़कर ऐसे ही ऊपर चली जाए, इस तरफ से ऊपर चली जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो दूसरा पॉइंट है वो इसमें ये कह रहे हैं कि जो लाइट रे होगी वो अगर किसी वॉल के साथ आ रही है, तो यहाँ ये जो प्लेन है किसी प्लेन के साथ आ रही है, तो उसी प्लेन में वापस जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उस प्लेन को छोड़ देगी लाइट रे, जिस प्लेन में आएगी उसी प्लेन में वापस जाएगी। यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसने वापस जाना है तो यहाँ से ऐसे वापस चली जाए, यहाँ से ऐसे वापस चली जाए, यहाँ से ऐसे वापस चली जाए, उसी प्लेन में वापस जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी जैसे मैंने लीजर्ड की एग्जांपल दी कि वो उसी वॉल के ऊपर रहते हुए ऊपर नीचे हो सकती है, उस वॉल को छोड़ नहीं सकती। तो लाइट रे इस प्लेन को नहीं छोड़ सकती, इसी प्लेन में रहेगी। ये तीनों इंसिडेंट, नॉर्मल और ये तीनों जो हैं वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। तो ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसके लॉज हैं जो आप लोगों ने लिखने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम समझें कि हमारे पास रिफ्लेक्शन की जो टाइप्स हैं वो क्या हैं, तो इसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं रिफ्लेक्शन की।
एक हमारे पास है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड अनदर इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन तब हमें देखने को मिलेगी जब हमारे पास जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ हो, शाइनी सरफेस हो, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। लेकिन अगर हमारे पास रफ सरफेस है, आप देख रहे हैं यहाँ, तो ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगी। इसमें हो गया क्या होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन में कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो सारी की सारी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। यहाँ देखें एक ही डायरेक्शन में होंगी। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये 3 रिफ्लेक्टेड रे हैं, 3 ही इंसिडेंट रे हैं। तो ये जो तीनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये तीनों के तीनों पैरेलल हैं एक दूसरे के साथ, एक ही डायरेक्शन में लाइट जाएगी। लेकिन यहां देखें कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो डिफरेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे यहां जा रही है, ये वाली यहां जा रही है, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्शन हो रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी रिफ्लेक्शन सही है चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, चीजों को देखने के लिए, कौन सी रिफ्लेक्शन हमारी हेल्प करेगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज्ड, इसको इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी रिफ्लेक्शन हमें, किस रिफ्लेक्शन की मदद से हम चीजों को अच्छे से देख पाएंगे और किस रिफ्लेक्शन की मदद से हम चीजों को अच्छे से नहीं देख पाएंगे, ये आप लोगों ने बताना है। तो अब अगर हम इसको लिखने की तरफ जाएं कि हम इसको लिखेंगे किस तरह से, तो इसके लिए ये है कि ये लिखा है इसकी डेफिनेशन के हैपन ऑन स्मूथ पॉलिश सरफेस। पहली बात कि इसके लिए स्मूथ और पॉलिश सरफेस होनी चाहिए। और फिर क्या होगा, द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल एंड क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड। इसमें क्लियर इमेज बनता है और रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो पैरेलल होती हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें तो हैपन ऑन रफ सरफेस, इसके मुकाबले में ये रफ सरफेस के ऊपर होता है। और reflected rays go in many directions so no clear image is formed but we can still see the object। लेकिन ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट क्लू मिल गया है जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है उसके लिए, और आप लोगों ने बताना है कि कौन सी रिफ्लेक्शन, यानी ह्यूमन चाहते हैं कि वो रिफ्लेक्शन हो। रेगुलर रिफ्लेक्शन हो तो उनको चीजें नजर आएंगी, या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो तो ह्यूमन को चीजें नजर आएंगी। ये आपने जरा बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, और इसका आंसर मैं करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड आर्टिकल की तरफ विच इज 14.2 विच इज अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं एग्जांपल की मदद से, और देन हम फिर इसकी डेफिनेशन और इसकी लॉस की तरफ मूव करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले एग्जांपल देखें तो आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप अपनी पेंसिल को किसी हाफ फिल्ड गिलास के अंदर रख दें तो आप देखेंगे कि वो थोड़ी आपको टेढ़ी नजर आएगी। इसको हम पेंसिल इल्यूजन भी कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो लाइट रेज हैं वो बेंड हो जाती हैं। यहाँ देखें कि यहाँ एयर है, यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, और यहाँ जो है वो हमारे पास मीडियम चेंज हो गया है, यानी डेंसर मीडियम हो गया है वाटर, और यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं। तो जब लाइट रेज ये डिफरेंट मीडियम से आती हैं तो वो क्या कर जाती हैं, बेंड कर जाती हैं। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो हाँ, एक और भी इसी एग्जांपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो अगर हम एक कॉइन है उसको वाटर के अंदर डाल दें तो अपेरेंटली वो हमें थोड़ा ऊपर नजर आएगा, असल में वो डेप्थ में पड़ा होगा, लेकिन जाहिरी तौर पर हमें ऐसा महसूस हो रहा होगा कि वो ऊपर है। तो इसका रीजन भी रिफ्रैक्शन है, क्योंकि लाइट रेज जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रैवल करती हैं तो वो बेंड कर जाती हैं। तो इसको अगर हम बैक साइड प्रोड्यूस करें, यानी ये लाइट रेज ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद ये बेंड कर गई, तो बेंडिंग की वजह से अपेरेंटली हमें यूं महसूस होता है कि जैसे ये कॉइन जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है, असल में तो वो डेप्थ में पड़ा हुआ है। इसी वजह से जो फिशेस वगैरह हैं, जो अगर पॉन्ड के अंदर हम फिश वगैरह को ऑब्जर्व करें तो वो भी हमें अपेरेंटली ऊपर नजर आती हैं, रियल डेप्थ से, जो उनकी असल डेप्थ है उससे हमें वो ऊपर नजर आती हैं। तो इट्स बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये दो जो अभी हमने देखे, इसमें पेंसिल इन वाटर है। व्हेन यू प्लेस अ पेंसिल इन अ ग्लास ऑफ वाटर इट लुक्स बेंट और ब्रोकन एट द सरफेस। ये हमें थोड़ी मुड़ी हुई या थोड़ी टूटी हुई नजर आती है इस सरफेस से। दिस हैपन बिकॉज लाइट ट्रेवल स्लोअर इन वाटर देन इन एयर और कॉजिंग इट टू बेंड। यानी जो एयर के मुकाबले में वाटर में जो लाइट है वो स्लो ट्रेवल करती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये बेंड देखने को मिलता है। इसके साथ कॉइन इन वाटर अपीयर रेज्ड, और इफ यू प्लेस अ कॉइन इन अ बाउल और अ फिल इट विद द वाटर इट अपीयर्स क्लोजर टू द सरफेस देन इट रियली इज।
अब स्टूडेंट अगर हम डेफिनेशन की तरफ चलें तो डेफिनेशन को समझने से पहले यहाँ आप इस एनिमेशन को देखें कि लाइट रेज बेसिकली किस तरह से बेंड करती हैं। इसको समझने से पहले ये माइंड में रखें कि ये हमारे पास जो इस लाइन से ऊपर मीडियम है वो एयर है और इस लाइन से नीचे जो मीडियम है वो वाटर है। यानी यहाँ रेयर मीडियम आपने अज्यूम करना है और यहाँ डेंसर मीडियम आपने अज्यूम करना है। रेयर मीडियम जिसमें जो पार्टिकल हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, वो थोड़े दूर दूर हैं, और इसको हम डेंसर मीडियम इस वजह से कह रहे हैं कि इसमें मॉलिक्यूल जो हैं वो थोड़े करीब करीब हैं, वो इकट्ठे हैं मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ, एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो लाइट यहाँ रेयर से डेंसर में जाएगी तो आपने देखना है कि किस तरह का बिहेवियर वो शो करती है। तो ये देखें कि जो लाइट रेज हैं वो जब ये ट्रैवल करके आ रही हैं तो ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, तो देखें कि ये बेंड हो गई हैं, यहाँ से बेंडिंग हमें शो हो रही है। यानी वो जाना उनको बिल्कुल सीधा चाहिए था, स्ट्रेट चाहिए था, ऐसे स्ट्रेट पास हो जाते, लेकिन वो थोड़ा सा बेंड कर गई। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि यहाँ लाइट तेजी से ट्रेवल करके जा रही होती है, जब वो डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम होने की वजह से वो बेंड कर जाती है। इसको यूं समझें कि जिस तरह मैंने ये लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी कि आप रेस के अंदर अगर भाग रहे हैं, बहुत तेजी से भाग रहे हैं, और एकदम जो है वो कीचड़ आ गया है, और कीचड़ में क्या होगा, या कोई गाड़ी है तो कीचड़ में क्या होगा कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अच्छा, जो ही स्पीड कम होगी, यकदम से स्पीड कम होगी, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर गाड़ी जा रही है, एकदम से कीचड़ आ गया है, वो तेजी से जा रही थी, कीचड़ आया तो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही होता है लाइट के साथ कि वहाँ नंबर ऑफ एटम्स कम होते हैं, यहाँ नीचे डेंसर मीडियम में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या कर जाती है, लाइट बेंड कर जाती है। तो इस बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब अगर हम इसको लिखें कि refraction of light is the bending of light when it passes from one transparent medium to another medium due to change in its speed। ये अब इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है कि जिसमें कहा जा रहा है कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर रिफ्रैक्शन होगी। अगर हमारे पास कोई हार्ड सरफेस है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उसके अंदर लाइट तो जाएगी ही नहीं, ट्रेवल ही नहीं करेगी, बल्कि वहां रिफ्लेक्शन होगी, बाउंस बैक हो जाएगी। तो लाइट का इंसर्ट करना मीडियम के अंदर जरूरी है रिफ्रैक्शन के लिए। इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस तरह रिफ्लेक्शन के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टिव एंगल इक्वल होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें रिफ्रैक्टेड एंगल और इंसिडेंस एंगल इक्वल नहीं होते। इसको आप देख भी सकते हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, और ये इंसिडेंस एंगल है जो नॉर्मल लाइन के साथ बना रहा है, ये इंसिडेंस एंगल है, और ये वाला रिफ्रैक्टेड एंगल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड इक्वल नहीं होते। रिफ्लेक्शन में ये दोनों एंगल इक्वल्स होते, लेकिन यहाँ ये इक्वल नहीं होते। यही इसका डिफरेंस है रिफ्लेक्शन से। तो ये आपने माइंड में रखना है। अब देखें कि नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है कि रिफ्रैक्शन में स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो है वो चेंज होती है। स्पीड चेंज होगी तो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंगली चेंज होगी। यानी ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर आपके माइंड में है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये हमारे पास एक रिलेशन है बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो अगर वेलोसिटी कम हो जाएगी तो वेवलेंथ भी कम होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहती है इस दौरान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो रिफ्रैक्शन के बारे में आपको आइडिया हो वो ये है कि व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टूवर्ड नॉर्मल। जब लाइट इंटर करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, और इसके बरक्स अगर लाइट ट्रेवल करे डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ तो ये अवे करती है, नॉर्मल से बेंड अवे होता है। इसको आप यहाँ ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जैसे ये देखें कि ये हमारे पास है रेयर मीडियम, यानी यहाँ एयर है, और आगे हमने एक गिलास स्लैब रखी है, ये हमारे पास डेंसर मीडियम है। तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। नॉर्मल, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। और जब ये जो रे है जब ये डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल करके जाएगी तो यहाँ देखें कि इस नॉर्मल से ये परे हट रही है। आसान लफ्जों में यहाँ जो ये वाला एंगल है, इसको आई लिखा हुआ है, ये वैसे रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है ये ज्यादा होगा इस इंसिडेंस के मुकाबले में।
और यहाँ रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो इस इंसिडेंस एंगल के मुकाबले में कम होगा। ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टूडेंट अपनी इस स्लाइड में अब हम स्टडी कर लेते हैं 14.2.2 विच इज स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडिया। डिफरेंट मटेरियल के अंदर स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है, लेकिन वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड है, ये साउंड या डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं सबसे तेज है। अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की स्पीड है तो वो स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसमें ये आपकी बुक में ही क्वेश्चन है कि व्हाई डज लाइट चेंजेस डायरेक्शन व्हेन पासेस फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर, कि लाइट एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड क्यों चेंज हो जाती है। इसका रीजन ये है कि वो जो डिफरेंट मीडियम हैं उनमें एटम्स जो हैं वो डिफरेंट है, नंबर ऑफ एटम्स या उनकी डेंसिटी डिफरेंट है। जैसे यहाँ अगर एयर है तो एयर के जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा डेंसर मीडियम नहीं है एज कम्पेयर टू वाटर। यहाँ अगर वाटर है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसको हम डेंसर मीडियम कहते हैं और इसको हम रेयर मीडियम कहते हैं। तो इसमें एटम दूर दूर हैं, जब लाइट रेज आएंगी तो इन इजीली इधर ट्रैवल कर जाएंगी, लेकिन यहाँ क्योंकि एटम मॉलिक्यूल बहुत क्लोज हैं एक दूसरे से तो लाइट रे को जाने में दुश्वारी होगी, जिसकी वजह से वो बेंड कर जाती है। यानी बेसिकली ये जो इंटरेक्शन है एटम के साथ लाइट का, इस वजह से लाइट क्या करती है, बेंड कर जाती है। तो इसको आप लिखेंगे किस तरह से, इसको इस तरह से लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट थ्रू मैटर इज लेस देन दैट ऑफ इन वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम में क्योंकि कुछ भी नहीं होता, वैक्यूम के मुकाबले में मैटर में स्पीड कम होती है, बिकॉज लाइट इंटरेक्ट विद एटम एंड मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम, क्योंकि मैटर में जो मॉलिक्यूल या एटम होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करती है, विच हाइंडर द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज वाई स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल। इस वजह से स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मटेरियल या मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। दिस चेंजिंग इन स्पीड काजिंग बेंडिंग ऑफ लाइट, तो ये जो चेंज हो रहा है स्पीड में, इसी वजह से लाइट बेंड होती है, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द क्वांटिटी विच डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बेसिकली जो वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है वो फास्टेस्ट है और वो बहुत तेज वहां वैक्यूम के अंदर लाइट ट्रेवल करती है, तो उसको हमने रेफरेंस मान लिया है। अब डिफरेंट मीडियम्स के अंदर हमने देखना है कि लाइट किस तरह से ट्रेवल करेगी, तो हम उसी से कंपेयर करेंगे। तो ये बेसिकली कंपैरिजन है वैक्यूम का डिफरेंट मीडियम के साथ स्पीड ऑफ लाइट का, यानी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी ट्रेवल करती है, इसको आपने कंपेयर करना है कि किसी और मीडियम में कितना ट्रेवल करती है। इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि लाइट कितना बेंड होगी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। मैथमेटिकली आप इसको लिखेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये जो ऊपर C लिखा है ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, विच इज 3 × 10⁸ है, और ये जो नीचे V लिखा है ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। तो किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना ट्रेवल कर रही है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम, इसकी रेशियो को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि ये रेशियो है तो इसकी यूनिट नहीं है। अब यहाँ देखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट मटेरियल्स के हमें दिखाए गए हैं। यहाँ देखें कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.002 है, ये इट्स जस्ट अ नंबर। अब एयर का कंपैरिजन किया है हमने वैक्यूम के साथ, तो यानी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम लिखी है, नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिखी है, इन दोनों को हमने डिवाइड किया है, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया है एयर का। एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.00277 है। इसी तरीके से वाटर में जाएं तो वाटर क्योंकि ज़्यादा इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, एयर के मुकाबले में ज़्यादा डेंसर है, तो इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा आया है। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इन दोनों को जब हमने डिवाइड किया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया हमारे पास वाटर का। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ लाइट ज़्यादा बेंड करेगी। अगर लाइट वैक्यूम से एयर में जाएगी तो इतना बेंड नहीं करेगी जितना वैक्यूम से वाटर में जाएगी लाइट रे, तो ज़्यादा बेंडिंग शो करेगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना लाइट ज़्यादा बेंडिंग शो करेगी।
और सबसे ज़्यादा आप इसको माइंड में रखें कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 होता है। ये MCQs वगैरह में पूछ लेते हैं, तो सारे के सारा याद करने की जरूरत नहीं है कि सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी बुक में काफ़ी सारे लिखे हैं, लेकिन एटलीस्ट ये पता हो कि सबसे ज़्यादा किसका है और सबसे कम किसका है। अच्छा, जो इसमें हमने सेट किया है ये 1 है वैक्यूम के लिए, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो वो 1 ही आएगा। 1 से कम किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, नेगेटिव में भी नहीं होता और 1 से कम भी नहीं होता, ये आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस को, जिसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्नेल बेसिकली इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने इसको फार्मूलेट किया था। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को समझने से पहले दोबारा हम रिफ्रैक्शन को थोड़ा देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन हम किसे कह रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली हम कहते हैं कि जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती हैं, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं, तो वो बेंड कर जाती हैं। ये बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अब हम देख लेते हैं कि इसके लॉज क्या हैं। तो अगर हम इसके लॉज की बात करें तो इसमें इसके लॉज को 2 स्टेप्स में डिफाइन किया गया है। पहला जो स्टेप है इसमें ये कहा गया है कि द first law state that the incident ray of light, normal and the refracted ray of light all lie in the same plane। कि इस बात को खैर हम पहले भी समझ कर आए हैं रिफ्लेक्शन में भी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रही होंगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इंसिडेंट रे इस प्लेन में हो तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो किसी और प्लेन में चली जाए, ऐसा नहीं है। इसको मैंने समझाया था लीजर्ड की एग्जांपल से कि लीजर्ड जैसे अगर इस वॉल से ऊपर से नीचे आ रही है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो वॉल के बगैर नीचे से ऊपर चली जाए या किसी और वॉल में चली जाए। यानी अगर उसने ऊपर जाना है तो वो हवा या एयर की मदद से ऊपर नहीं जा सकती, बल्कि वो इस वॉल के साथ साथ ही रहेगी तभी ऊपर जाएगी। तो लाइट रे जिस प्लेन में आएगी उसी प्लेन में वापस जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो इस प्लेन को छोड़ दे लाइट रे। तो ये इसका पहला हिस्सा था, पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में ये है कि वैसे रिफ्लेक्शन के सेकंड पार्ट में ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन यहाँ रिफ्रैक्शन के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल नहीं होता। इसको हम पीछे अभी समझ कर आए हैं। इसका सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड द इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ 2 मीडिया। यानी ये रिलेशनशिप है 2 मीडिया का, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उनके एंगल्स के दरमियान रिलेशनशिप है, जिसको यहाँ इधर लिखा भी गया है। यानी ये अगर हमारे पास रेयर मीडियम है तो रेयर मीडियम का ये जो n लिखा है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो वो बनाएगा एंगल, इंसिडेंस एंगल होगा, वो लिखा है। इसी तरीके से ये जो n2 लिखा हुआ है ये जो रेयर डेंसर मीडियम है उसमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और उसका जो एंगल उधर वो जो एंगल बनेगा उसको हमने थीटा r से रिप्रेजेंट किया है। ये यहाँ लिखा भी है कि ये बेसिकली किसको बता रहे हैं। तो अगर हम इसमें फर्दर थोड़े करें, इसी को अगर हम इस इक्वेशन को ये जो अभी हमने बनाई है इसको हम फर्दर लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि n2 को इधर जाकर डिवाइड कर सकते हैं n1 के नीचे, और साइन ऑफ एंगल I को इधर साइन ऑफ एंगल R के नीचे जो है वो जाकर डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इफ वन ऑफ द 2 मीडिया इज वैक्यूम, इन दोनों में से अगर एक मीडिया वैक्यूम है और लाइट इंटर कर रही है वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में, तो एक वैक्यूम है, ऊपर वाला मीडियम वैक्यूम है और नीचे कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है, तो n1 जो है वो 1 हो जाएगा। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम 1 होता है तो हम इसको रिप्लेस कर लेंगे n1 को 1 से, और नीचे वैसे ही रहेगा। तो इस फार्मूला को आप इस तरह से लिख लेंगे। लेकिन इसके मुकाबले में लाइट इंटर करेगी इनटू वैक्यूम फ्रॉम सम मीडियम, किसी दूसरे मीडियम से अब वैक्यूम में एंटर कर रही है, यानी n2 हमारे पास वैक्यूम है तो n2 को आप रिप्लेस कर लेंगे विद 1 क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो इस तरह आप इस फार्मूला को मजीद जो है वो लिख सकते हैं। तो इसके साथ स्टूडेंट आज का जो लेक्चर था हमारा वो ख़त्म हुआ, और इंशाल्लाह न्यू वीडियो लेक्चर में हम अगले टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर कोई भी क्यूरी है या कोई टॉपिक या कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करके फिर तभी आगे चलेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।